नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और समाज के बीच के उस गहरे रिश्ते की जो हमारी दुनिया को और हमारे समाज को आकार देता है। बिल्कुल। कभी सोचा है जैसे ये एक स्कूल की साधारण सी कुर्सी है, ये हम तक पहुंचती कैसे? हाँ। मतलब लकड़ी है, कीले हैं, फिर बिजली, परिवहन हाँ, ये सब कहीं ना कहीं प्रकृति से ही शुरू होता है। और फिर समाज के कितने सारे लोग जुड़ जाते, लकड़हारा, बढ़ई, ट्रांसपोर्टर, व्यापारी, तब जाकर ये हमारे पास आती है। सही कहा। ये दिखाता है कि प्रकृति और समाज कितने गुथे हुए हैं एक दूसरे में। और ये रिश्ता जाहिर है समय के साथ और जगह के हिसाब से बदलता भी रहता होगा। हाँ बिल्कुल। और इसे समझना खासकर आज की जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये दो तरफा प्रक्रिया है ना। दो तरफा कैसे? मतलब एक तरफ प्रकृति समाज को आकार देती है, जैसे आपने गंगा के मैदानों का सोचा। हाँ, उपजाऊ मैदान तो घनी आबादी, बड़े समाज। बिल्कुल। और वहीं राजस्थान का रेगिस्तान तो वहां की जिंदगी पशुपालकों वाली हो गई। सही है। और दूसरी तरफ समाज प्रकृति को बदलता है। हम खेती करते हैं, शहर बसाते हैं, जंगल काटते हैं। हाँ, और उसके नतीजे भी दिखते हैं, जैसे बाढ़ आ जाना या फिर आजकल जो सबसे बड़ी चिंता है, क्लाइमेट चेंज। दिलचस्प बात यह भी है कि कई बार जिसे हम बिल्कुल प्राकृतिक या कुदरती समझते हैं, वो भी असल में इंसानी दखल का नतीजा होता है। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे दिल्ली का रिज फॉरेस्ट, वो तो अंग्रेजों ने लगवाया था। या कॉर्बेट पार्क के कुछ घास के मैदान, वो कभी खेत हुआ करते थे। अच्छा, तो ये लाइन काफी धुंधली है प्रकृति और समाज के बीच की। बिल्कुल। और इसमें समाज की अपनी जो बनावट है, मतलब सामाजिक संरचना, उसका भी बड़ा रोल है। हाँ, जैसे किसके पास जमीन है, कौन जंगल इस्तेमाल कर सकता है, ये सब बातें। एकदम। संपत्ति के अधिकार, फिर समाज में काम का बंटवारा कैसे है। जैसे अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण महिलाओं पर ईंधन पानी लाने की जिम्मेदारी होती है। भले ही उन संसाधनों पर उनका सीधा कंट्रोल ना हो। सही। और हमारी सोच, हमारे मूल्य, हमारी मान्यताएं, वो भी असर डालती हैं। जैसे पूंजीवाद प्रकृति को कैसे देखता है, अक्सर एक वस्तु की तरह, मुनाफा के लिए। और वहीं कुछ धार्मिक मान्यताएं शायद संरक्षण पर जोर देती हैं, जैसे पवित्र उपवन वगैरह। बिल्कुल। तो ये सब मिलकर तय करता है कि प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता कैसा होगा। चलिए अब थोड़ा सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, मतलब समाज की बुनियाद में जो बड़े परिवर्तन आते हैं। हाँ, सोशल चेंज। ये कभी धीरे धीरे होता है, विकास की तरह, तो कभी एकदम तेज, क्रांति जैसा। और ये आता कहाँ से है, क्या वजह होती हैं इसकी? कई वजह हैं। एक तो देखिए, खुद पर्यावरण ही एक बड़ा कारण बन सकता है। सोचिए कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, भूकंप, सुनामी। हाँ, वो तो समाज को बिल्कुल बदल सकती है। या फिर कहीं नए संसाधन मिल जाए, जैसे पश्चिमी एशिया में तेल मिला तो पूरा इलाका ही बदल गया। और तकनीक और अर्थव्यवस्था, इनका तो बहुत बड़ा हाथ रहता होगा। ओ बिल्कुल। औद्योगिक क्रांति सोचिए, भाप का इंजन, रेल, जहाज, दुनिया ही बदल गई। कभी कभी कोई आविष्कार जैसे बारूद या कागज शुरू में शायद उतना असर न दिखे, पर बाद में जब आर्थिक या राजनीतिक संदर्भ बदलता है तो वही चीज समाज में बड़ी उथल-पुथल ला सकती है। अच्छा। जैसे बागान वाली खेती ने गुलामी को बढ़ावा दिया, वो भी एक उदाहरण हुआ। बिल्कुल सही। और फिर राजनीति, युद्ध, जीत हार, ये सब समाज को बदलते हैं। दूसरा विश्व युद्ध देखिए, उसके बाद अमेरिका और जापान कैसे बदले। और भारत की आजादी या फिर सबको वोट का अधिकार मिलना, ये भी तो बड़े राजनीतिक बदलाव थे। बहुत बड़े। इनसे समाज की पूरी संरचना, पूरी दिशा बदल जाती है। और संस्कृति का क्या रोल है? मतलब लोगों के विश्वास, उनकी सोच। संस्कृति भी बहुत अहम है। धार्मिक विश्वास समाज को बदल सकते हैं। मैक्स वेबर का काम है प्रोटेस्टेंट नैतिकता और पूंजीवाद पर। हाँ, पढ़ा है। या भारत में बौद्ध धर्म का फैलना या भक्ति आंदोलन। महिलाओं की स्थिति पर सोच बदली, जैसे विश्व युद्धों में महिलाओं ने फैक्ट्रियों में काम किया, समाज बदला। यहाँ तक कि खेल भी, जैसे क्रिकेट। हाँ बिल्कुल। क्रिकेट जैसी चीज भी सामाजिक बदलाव ला सकती है, पहचान बना सकती है, समाज को जोड़ या तोड़ भी सकती है। और ये याद रखना जरूरी है कि ये सारे कारक, पर्यावरण, तकनीक, राजनीति, संस्कृति, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो समाज बदलता है, लेकिन फिर भी उसमें एक तरह की स्थिरता, एक व्यवस्था बनी रहती है। वो कैसे होता है? ये सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन होता है? इसके मोटे तौर पर दो तरीके हैं। एक तो है समाजीकरण, सोशलाइजेशन, मतलब हम बचपन से ही समाज के नियम, कायदे, तौर तरीके सीख लेते हैं और उन्हें मान लेते हैं। एक तरह की सहमति बन जाती है। और दूसरा है शक्ति का इस्तेमाल, दबाव। समाज नियमों को मनवाने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए ताकत का भी इस्तेमाल करता है।
और जब ये शक्ति, ये पावर एक तरह से स्थायी हो जाती है, तब वो वर्चस्व या प्रभुत्व कहलाता है। मैक्स वेबर ने ऐसे सत्ता यानी अथॉरिटी कहा, ऐसी शक्ति जिसे लोग ठीक मानते हैं, लेजिटिमेट मानते हैं, जैसे पुलिस, जज, टीचर की सत्ता। और फिर कानून होते हैं। हाँ, कानून तो स्पष्ट रूप से लिखे नियम हैं जो सब पर लागू होते हैं। ये सब मिलकर व्यवस्था को बनाए रखते हैं। और शायद इसीलिए जो समूह ज्यादा ताकतवर होते हैं वो अक्सर बदलाव का विरोध करते हैं, क्योंकि मौजूदा व्यवस्था उनके हक में होती है। हाँ, ये एक बहुत अहम बात है। जिनके हित सध रहे होते हैं वो क्यों चाहेंगे कि कुछ बदले? वो अक्सर यथास्थिति बनाए रखना चाहते हैं। चलिए अब इसी व्यवस्था और बदलाव को गांव और शहर के लिहाज से देखते हैं। गांव में क्या खास बात होती है? गांव आमतौर पर छोटे होते हैं, लोग एक दूसरे को जानते हैं, व्यक्तिगत रिश्ते ज्यादा होते हैं, और जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जाति, धर्म, वो ज्यादा मजबूत होती हैं। तो वहां बदलाव शायद धीमा होता होगा। अक्सर हाँ, क्योंकि वहां जो प्रभुत्वशाली वर्ग होते हैं उनका नियंत्रण ज्यादा होता है और विरोध करना भी मुश्किल। हालांकि अब फोन, टीवी, सड़कों की वजह से वहां भी बदलाव की रफ्तार बढ़ी है। और खेती से जुड़े बदलाव, जैसे भूमि सुधार या नई तकनीक? उनका तो बहुत गहरा असर पड़ता है। भूमि सुधार, हरित क्रांति या मनरेगा जैसी योजनाएं, ये सब ग्रामीण समाज को काफी बदलते हैं। एम.एन. श्रीनिवास ने प्रभुत्वशाली जातियों का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ, डोमिनेंट कास्ट्स। जो भूमि सुधारों के बाद और शक्तिशाली हो गईं। और शहरों की क्या कहानी है? शहर तो बिल्कुल अलग है। आबादी बहुत ज्यादा, घनी, खेती पर निर्भरता ना के बराबर। शहरीकरण तो खैर अब पूरी दुनिया में हो रहा है। यहाँ आधुनिकता, व्यक्तिवाद को ज्यादा जगह मिलती है। हाँ, ऐसा माना जाता है, लेकिन मौके सबके लिए बराबर हों ये जरूरी नहीं। और शहरों में जो समूह पहचान है, धर्म, जाति, इलाका, वर्ग, वो कई बार और तेज और तीखी हो जाती है। शहरों की मुख्य चुनौती शायद जगह या स्पेस को मैनेज करना है। रहना, आना जाना। बिल्कुल। आवास एक बड़ी समस्या है। झुग्गियां हैं, बेघर लोग हैं, दूसरी तरफ आलीशान गेटेड समुदाय हैं। फिर परिवहन, साफ सफाई, सुरक्षा, ये सब। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेनें, शहर की लाइफलाइन, पर वो दबाव भी दिखाती हैं। एकदम सही उदाहरण। परिवहन व्यवस्था लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती है। और शहरी बदलाव में एक और चीज होती है, इलाकों का बदलना, जिसे जेंट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब कोई पुराना, कम आय वाला इलाका धीरे धीरे अमीर लोगों का बन जाता है। हाँ, वही। तो हमने देखा कि पर्यावरण और समाज का रिश्ता कितना गहरा और जटिल है। ये एक दूसरे को लगातार बदलते हैं, और समाज की अपनी बनावट, खासकर असमानता, ये तय करती है कि बदलाव का असर किस पर कैसा पड़ेगा। गांव और शहर में ये सब अलग अलग तरीकों से दिखता है। हाँ, ये एक ऐसा ताना बाना है जिसे समझने के लिए कई परतें खोलनी पड़ती हैं। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर हम पर्यावरण और समाज के इन गहरे रिश्तों को और उसमें असमानता की भूमिका को और बेहतर ढंग से समझ पाएं, तो क्या ये समझ हमें सतत विकास और सामाजिक न्याय जैसी आज की बड़ी चुनौतियों से निपटने में कोई नई राह दिखा सकती